और एक रात को 3 बजे प्रिया के घर की घंटी बजती है। उनको दिख रहा है कि डिलीवरी बॉय उनकी आंखों के सामने से फेड होता जा रहा है। प्राजक्ता डर के मारे आंखें खोल लेती है और प्राजक्ता को अपने सामने एक औरत दिखती है जो बिल्कुल उनके जैसी दिख रही होती है। प्राजक्ता ने वो स्टोरी सेंड ही नहीं करी होती क्योंकि प्राजक्ता तो अपने घर पे उसी रात। ऐसा माना जाता है कि ह्यूमंस का ब्रेन ना बहुत ही ज़्यादा केपेबल होता है और हमारे पास कुछ ऐसी शक्ति है जिसे आप दिव्य शक्ति भी बोल सकते हो, जिसके अंदर आप आंखें बंद करके देख सकते हो, किसी इंसान का दिमाग पढ़ सकते हो, दिमाग में ख्यालों में उनसे बातें कर सकते हो, दूर किसी लोकेशन पे बिना अपनी फिजिकल बॉडी को हिलाए ट्रैवल कर सकते हो और भी पता नहीं क्या क्या। कुछ लोग इससे हमारी थर्ड आई से कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग किसी प्रैक्टिस से कनेक्ट करते हैं, बट ऐसा है कि ये सब चीज़ें समवेयर एग्जिस्ट तो करती हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में अपनी आंखें बंद करके देख सकते हैं। आपने यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होगी जहाँ पे बच्चे या अडल्ट्स आंखों पे एकदम पट्टी लगा के बता रहे हैं कि उनकी आंखें कौन सा शेप है, कौन सा कलर है, या वो साइकिल चला रहे हैं, या ऐसी बहुत वीडियोज़ आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। आपने टीवी पे और यूट्यूब पे ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसे मैजिशियंस होते हैं जो किसी का भी दिमाग पढ़ लेते हैं, एग्जैक्टली वही समझ जाते हैं कि आप दिमाग में क्या सोच रहे हो। तो बात ये नहीं है कि हमारे पास प्रूव्स नहीं है इन सब चीज़ों के लिए कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, बट व्हाट इफ मैं आपको बताऊं कि एक इंसान ऐसा है जो भी लिखता है वो सच हो जाता है, और उस इंसान का नाम है प्राजक्ता। ये जो स्टोरी मैं अभी नरेट करने वाली हूँ ये मैंने रेडिट पे पढ़ी थी। मैं ना बहुत टाइम से रेडिट पे ऐसे स्टोरीज़ वगैरह पढ़ती ही रहती हूँ क्योंकि वहाँ पे लोग अपने साथ हो रहे इंसिडेंट्स को भी शेयर करते हैं और बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताते रहते हैं। प्लस मेरा तो काम ही ये है हॉरर स्टोरीज़ पढ़ना। बट एनीवेज, सिर्फ इस वीडियो के लिए जो स्टोरी के कैरेक्टर्स के हम नाम बोलेंगे वो रियल नेम नहीं होने वाले हैं। ये कहानी प्राजक्ता की है जो कि बचपन से एक ऑथर बनना चाहती थी। उन्हें ना बचपन में जैसे सबके दादा दादी, नाना नानी भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाते हैं या राजा रानी की कहानियाँ सुनाते हैं, उनके दादा दादी भी सुनाते थे और तब से उनका इंटरेस्ट पीक हो गया कहानियाँ सुनने में, सुनाने में, लिखने में, और उनका बचपन से एक सपना बन गया, एक गोल बन गया कि उन्हें कैसे भी एक ऑथर बनना है। अब ये बात जितना बोलने में आसान लग रही है उतना ही मुश्किल है। एक तो आज के टाइम पे वैसे ही कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हर एक फील्ड में हर एक पोजीशन के लिए लाखों लोग खड़े हैं, और जहाँ पे बात क्रिएटिव पोजीशंस की आती है जैसे ऑथर, आर्टिस्ट, मतलब इन पोजीशंस में एक कामयाब पद पे पहुंचना तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। कुछ लोगों के पास इनफ टैलेंट नहीं होता, कुछ लोगों के पास इनफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, मतलब सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, हर्डल्स होते ही हैं। पर प्राजक्ता ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी थी, तो उन्होंने अपने सपने को सच करने के लिए ना मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जब प्राजक्ता कॉलेज में ही थी ना तब से ही वो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने लग गई, जैसे ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, पोएम राइटिंग कॉम्पिटिशन, जस्ट बिकॉज उन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए या ऐसा पुश मिल जाए जिससे उनके घर वाले भी इस करियर फील्ड को सीरियस लेना स्टार्ट कर दें। क्योंकि एनीवे सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक ऐसी फील्ड में हो, ऐसा करियर चुने जिसके बाद उन्हें स्टेबिलिटी मिले, राइट। तो मे बी प्राजक्ता भी ऐसे ही घर से आती थी जहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसी पोजीशंस के लिए उन्हें पुश किया जाता था, पर प्राजक्ता का मन तो ऑथर बनने का ही था। प्राजक्ता ना बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी थी आई गेस, क्योंकि जितने भी कंपटीशन में वो हिस्सा लेती थी ना वो कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर हासिल करती थी, और क्योंकि उनको हमेशा अचीवमेंट्स ही मिलती थी या हमेशा प्रशंसा ही मिलती थी अपनी कहानियों के लिए, तो समवेयर उनके पेरेंट्स भी मे बी डाउन द लाइन मान गए और वो अपने सपने की तरफ बढ़ने लगी। शुरू में तो ठीक था, प्राजक्ता ने छोटी मोटी जॉब्स करी जहाँ पे वो कंपनीज़ के लिए ब्लॉग्स लिखती थी या शॉर्ट स्टोरीज, कॉपी राइटिंग, ये सब करती थी। पर ऑथर बनने का जो सपना था उन्हें फिर भी बहुत ज़्यादा दूर और अनअचीवेबल लग रहा था क्योंकि उन्हें वो राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। फिर उन्हें एक दिन पता चलता है कि एक ऐसा ही कंपटीशन हो रहा है जहाँ पे उन्हें एक शॉर्ट हॉरर स्टोरी सबमिट करनी होगी, और अगर उनकी वो हॉरर स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है, टॉप 3 पोजीशंस में आ गई, तो जो कंपनी, जो कि एक बहुत बड़ी पब्लिशिंग हाउस था जो ये कंपटीशन करवा रहे थे, वही पब्लिशिंग हाउस उन्हें एज अ इंटर्न यहाँ पे अपने वहाँ पे जॉब देंगे और उसके बाद उन्हें पूरा एक गाइडेंस देंगे कि कैसे उन्हें एक पब्लिश्ड ऑथर बनना है।
ये वही मौका था जिसका प्राजक्ता मतलब सालों से, बचपन से वेट कर रही थी, और उनको एक ऐसी कहानी लिखनी थी जो किसी ने सोची भी ना हो। अब जब हम हॉरर स्टोरीज़ के बारे में एक अपने मन में ख्याल लाते हैं तो सब सोचते हैं कि कोई औरत होगी जो हवा में होगी, उसके पैर उल्टे होंगे, उसने सफ़ेद कपड़े पहने होंगे। मोस्टली लोग यही करते हैं, काला जादू, चुड़ैल, भूत प्रेत, राइट। बट प्राजक्ता ऐसा कुछ चाहती थी जो उन्हें स्टैंड आउट करने में हेल्प करे, कि वो उस कंपटीशन को जीत जाए। क्योंकि प्राजक्ता को ना इस कंपटीशन के बारे में ऑफ कोर्स पहले पता चल गया था, और कुछ इनफ टाइम दिया जाता है सारे कॉम्पिटिटर्स को, सब लोगों को अपनी स्टोरीज सबमिट करने के लिए। तो प्राजक्ता स्टार्टिंग के कई दिन तक सोचती रही कि वो ऐसी कौन सी स्टोरी लिखे या वो ऐसी कौन सी बात लाए जो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो। अपनी इसी खोज में ना आई गेस वो एक ऐसे रैबिट होल में चली गई जहाँ पे जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस था। रैबिट होल में जाने को अगर मैं आपको एक ईजी शब्द में समझाऊं तो ये मतलब है कि आप किसी चीज़ के पीछे ही पड़ जाओ। आप उसके बारे में इतनी रिसर्च करो कि एक एक करके आपको इतनी लेयर्स मिलती जाए कि आप डीप जाते जाओ उस बात में। और वो बात, अगर कोई भी बात के बारे में आप सर्च करते हो तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब डार्क चीज़ें आपको पता लगने लग जाती है, ऐसी चीज़ें जो शायद लोग छुपाना चाहते हैं, एंड दैट्स वाई वो इतना ज़्यादा डीप छुपी हुई थी। बट कहते हैं ना कि सपनों के आगे इंसान को कुछ भी नहीं दिखता। मे बी प्राजक्ता का भी वही केस था। अपनी रिसर्च के वक्त प्राजक्ता को ऐसे ऐसे तरीके मिलने लगे जहाँ पे लोग मतलब स्वेयर करते थे, कस्में खाते थे कि अगर आपने इन तरीकों को एज इज फॉलो कर लिया तो आप किसी भी एंटिटी को, किसी भी भूत को, किसी को भी अपने पास बुला सकते हो और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। अब कुछ तरीके जिनके बारे में तो सब जानते हैं, जैसे ओइजा बोर्ड हो गया कि आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। पर ओइजा बोर्ड वगैरह ऐसा मान लो कि अब बच्चों की गेम बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि वो रियल नहीं है, ये एक टाइम पे अगर आप उसे सही से फॉलो करो तो सच में वो काम नहीं करेगा। मतलब आई एम नॉट श्योर एट दिस पॉइंट, मतलब आप ना ही ट्राई करो तो बेस्ट है। बट फिर भी ओइजा बोर्ड के बारे में सब जानते हैं, पर ऐसे कुछ तरीके जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते और ज़्यादा लोग प्रैक्टिस भी नहीं करते। और मैंने बोला ना कि प्राजक्ता एक ऐसे रैबिट होल में चली गई थी जहाँ पे वो इतना डीप रिसर्च में घुस चुकी थी कि उन्हें ऐसी ऐसी बातें पता लगने लगी थी जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। और जो लोग भी वो बातें लिख रहे थे, बता रहे थे, वो भी यही एडवाइस कर रहे थे कि भैया आप मत करना ये चीज़ें, क्योंकि ये एक्चुअल में इफेक्टिव है और काम करती है। एक तरीका जो प्राजक्ता को पता चला किसी भी एंटिटी को या किसी भी स्पिरिट को अपने पास बुलाने का, वो ये था कि रात के 3 बजे, जो कि एक ऐसा टाइम माना जाता है जो काफ़ी पावरफुल होता है किसी भी स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए या उन्हें बुलाने के लिए, या जब स्पिरिट वर्ल्ड अपने बेस्ट और पीक परफॉर्मेंस पे होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उस टाइम पे आपको एक अंधेरे रूम में बैठना है और अपने आसपास कुछ कैंडल्स जलानी है एक स्पेसिफिक शेप में, जो कि एक पेंटागन शेप बना के आपको कैंडल्स जलानी है और आपको ध्यान लगाना है। और आपको ध्यान लगाते लगाते एक ऐसा चैंट करना है जो भी उस मैसेज में ही लिखा था। और अगर आप वो स्पेसिफिक चैंट 13 बार करोगे तो आपको अपने आसपास प्रेजेंस महसूस होगी, एंटिटीज की प्रेजेंस। और आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी गलती से भी। आपके मन में जो भी सवाल है आप बस उस सवाल को बोलो और आपको उस सवाल का जवाब अपने ही मन में सुनाई दे जाएगा। पर अगर आपने आंखें खोल ली तो वहीं पे इट्स गेम ओवर, आपकी जान तक जा सकती है। और ये क्लियरली उन जगहों पे लिखा था जहाँ से प्राजक्ता ये सब इन्फॉर्मेशन ले रही थी। पर फिर भी प्राजक्ता का शायद इतना जुनून था चीज़ें ट्राई करने का या जीतने का वो कंपटीशन, कि उन्होंने इस एडवाइस को सीरियसली लिया ही नहीं। जिस दिन प्राजक्ता को ये इन्फॉर्मेशन पता चली कि आप ऐसे ऐसे स्पिरिट कम्युनिकेशन कर सकते हो, उसी रात को प्राजक्ता ने अपने सामने एक अंधेरे कमरे में पेंटागन शेप में कैंडल्स को रखा, जलाया और 3 बजे एग्जैक्टली वही वर्ड्स को चैंट करने लगी 13 बार जो उसे उस मैसेज में मिले थे। अब वो वर्ड्स ना थोड़े मुश्किल भी थे, ऐसा नहीं है कि प्राजक्ता ने एक बार पढ़ के समझ लिया। उन वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के लिए भी प्राजक्ता को बहुत रिसर्च करनी पड़ी यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, पर फिर भी समहाउ उसने सारी चीज़ों को, सारी इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर लिया और उस चैंट को अच्छे से समझ लिया। अब देखो क्या होता है ना, जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा यकीन करते हो ना, चाहे वो चीज़ एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो, आपका दिमाग उसको सच में सच बना देता है, मतलब बिलीवेबल बना देता है। तो जब प्राजक्ता कमरे में बैठ के ये पूरा प्रोसेस कर रही थी तो उनके साथ एक्चुअल में वही हुआ जो उन मैसेजेस में लिखा था। जब वो चैंट कर रही थी तो जैसे ही वो 10वें चैंट से आगे बढ़ी, 11वें चैंट पे, 12वें चैंट पे, उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके आसपास कुछ तो है,
क्योंकि उनको ना अपने आसपास आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और नॉर्मल आवाज़ें नहीं कि जैसे हवा की आवाज़ आ गई या बाहर से किसी चीज़ की आवाज़ आ गई, बट ऐसी आवाज़ें जैसे फुटस्टेप्स की होती है, लाइट फुटस्टेप्स की, या ऐसी आवाज़ें जैसे आपके बहुत कोई पास आके गहरी गहरी सांसें ले रहा हो। प्राजक्ता ये सब आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा, जहाँ पे उन्हें डरना चाहिए था, वो एक्साइटेड हो जाती हैं ये सोच के कि चलो जो वो कर रही थी हो गया, बट समवेयर उनको डर भी था ही। तो वो ये सब चैंट वैंट करनी है और वो अपनी आंखें एकदम बीच लेती है, वो बिल्कुल भी आंखें नहीं खोलती और सवाल पूछने लग जाती है आउट लाउड। सवाल ऐसे पूछती हैं कि स्पिरिट्स कैसे, मतलब कहाँ पे रहती हैं, क्या स्पिरिट्स ह्यूमंस को देख पाती हैं, क्या स्पिरिट्स ह्यूमंस को अपनी प्रेजेंस फील करा पाती है, मतलब डेली रूटीन में इंसान के साथ मरने के बाद क्या क्या होता है, या स्पिरिट्स डेंजरस होती है। मतलब वो बहुत सारे सवाल पूछने लग जाती है और उनको ऐसा लगता भी है कि उनको उनके सवालों के जवाब मिल भी रहे थे। अब हो सकता है ये प्राजक्ता का वहम हो कि उनको लग रहा है कि उनके दिमाग में वो जवाब आ रहे हैं। प्राजक्ता को कैसे जवाब मिल रहे थे मैं आपको उसका भी थोड़ा सा जिस्ट समझाती हूँ। जैसे ही वो सवाल पूछ रही थी आउट लाउड, उनके मन में उन्हें जवाब सुनाई दे रहा था, पर यह आवाज़ भी उन्हें अपनी आवाज़ जैसी ही लग रही थी। तो अब आप ये भी कह सकते हो कि हो सकता है प्राजक्ता खुद ही सोच रही हो और उनको वही अपनी आवाज़ और अपनी ही सोच सुनाई दे रही हो। बट अगर आप प्राजक्ता की मानोगे ना, उस वॉइस में उनकी ही थी पर कुछ डिफरेंट था। वो वॉइस काफ़ी ज़्यादा कोल्ड थी, बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। बट एनीवेज प्राजक्ता को उनके सारे सवालों के जवाब मिल रहे थे, तो मतलब प्राजक्ता को क्या था, तो उन्होंने सारे रूल्स को फॉलो कर अपनी आंखें नहीं खोली और समहाउ उन्होंने उस रात को काट लिया। अगले दिन ना प्राजक्ता एक अलग ही फॉर्म में होती है। सुबह से ही उनके दिमाग में आइडियाज आ रहे होते हैं और वो स्टोरीज लिख रही होती हैं, और उनके पास अब उनके अकॉर्डिंग वो सारे आंसर्स थे जो उन्हें चाहिए थे एक अच्छी हॉरर स्टोरी लिखने के लिए। अब वो स्पिरिट्स के बारे में सब जानती थी उनके अकॉर्डिंग, और प्राजक्ता के मन में अपेरेंटली एक ऐसा आइडिया भी आ गया था जो उनके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा यूनिक था। प्राजक्ता एक डिलीवरी बॉय की कहानी लिखती है और अब मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो प्राजक्ता लिख रही थी। प्राजक्ता एक ऐसे डिलीवरी बॉय की कहानी लिखती है जो हर रात को 3 बजे एक लड़की की बिल्डिंग में आता है। अब क्योंकि आजकल क्विक कॉमर्स इतना ज़्यादा हो गया है कि आप किसी भी वक्त पे, चाहे वो रात हो सुबह हो, कभी भी कुछ भी खाना, ग्रोसरीज कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। इस कहानी के लिए हम उस लड़की का नाम प्रिया रख देते हैं। तो जब प्रिया की बिल्डिंग में हर रात को रात के 3 बजे डिलीवरी बॉय आता था, तो प्रिया के लिए एक बात कोई वियर्ड नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही कई बार मतलब एकदम रात में 3-4 बजे ऑर्डर कर चुकी थी, कभी खाना कभी ग्रोसरीज। स्टार्टिंग में 1-2 दिन क्या हुआ था ना कि प्रिया अपने फ्लैट में आराम से, जो कि प्रिया अकेले रहती थी, फ्लैट में आराम से रुकी हुई थी। प्रिया को उस डिलीवरी बॉय के बारे में कैसे पता चलता है वो भी थोड़ा स्पूकी है। प्रिया अकेले रहती थी और एक रात को 3 बजे प्रिया के घर की घंटी बजती है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि रात के 3 बजे कौन आया, बट क्योंकि प्रिया एक बहुत अच्छी सोसाइटी में रहती थी जहाँ पे हर बिल्डिंग में कैमराज लगे थे और आपके घर में भी कैमराज लगे थे, इंटरकॉम्स लगे थे और आप देख सकते थे बाहर कौन है। तो प्रिया ने उस इंटरकॉम से देखा कि बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा है, क्योंकि उन्होंने वो शर्ट वगैरह पहनी थी जिसपे ब्रांड का नाम था। प्रिया इंटरकॉम के थ्रू ही डिलीवरी बॉय से बात करती है कि हाँ मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं करा, आप किसी और मकान को ढूंढ रहे हो शायद। तो डिलीवरी बॉय उन्हें बताता है कि मैं 201 मकान की तलाश में हूँ। तो प्रिया बताती है कि नहीं नहीं, ये 201 नहीं है, ये 201 ए है। 201 दूसरी तरफ है, मतलब इसी बिल्डिंग के एकदम दूसरे कोने की तरफ 201 है। डिलीवरी बॉय ओके बोलता है और दूसरी साइड चला जाता है। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है। इस बार भी डिलीवरी बॉय आता है सेम टाइम पे और यही बोलता है कि मैं तो 201 को ढूंढ रहा हूँ। प्रिया फिर उन्हें बताती है कि नहीं नहीं, 201 उधर है, ये 201 ए है। दोनों बार ना प्रिया ये नहीं समझ पा रही होती कि क्या ये सेम डिलीवरी बॉय है कि नहीं, क्योंकि उसने कैप लगा रखी होती है और क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब एक तो आप कैमरा से देख रहे हो, इंटरकॉम से देख रहे हो, इतना क्लियर इमेज भी नहीं होता है, एक सर्टेन एंगल पे होता है, तो आप नहीं पता लगा पाते पूरा फेस वगैरह। दूसरे दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और प्रिया को वो डिलीवरी बॉय की जो भी खटखटाहट, घंटी जो भी है वो सुनाई देनी बंद हो जाती है। बट क्योंकि प्रिया एक ऐसे ऑफिस में काम करती थी जहाँ पे उनकी नाइट शिफ्ट होती थी, तो उन्हें बार बार लिफ्ट के खुलने की, बंद होने की, पैर के चलने की आवाज़ें 3 बजे के अराउंड आती ही आती थी। अब प्रिया जिस फ्लैट में रहती थी उस फ्लैट से मतलब बस एक ही लेफ्ट को छोड़ के लिफ्ट थी, तो उनको लिफ्ट की बार बार आवाज़ आती रहती थी। ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि प्रिया मतलब डेस्क पे बैठ के काम करती थी, तो वो लिविंग रूम में काम करती थी जो उनके मेन गेट से बहुत पास था।
तो ऐसा नहीं था कि उनका ये सब आवाज़ें सुनना इसकी बहुत ज़ोर से आवाज़ हो रही थी, बहुत नॉर्मल मिनिमल आवाज़ें हो रही थी। प्रिया नोटिस करती है कि अगले 10-15 दिन तक डिलीवरी बॉय रात के 3 बजे आता है, डिलीवर करता है, चला जाता है, लिफ्ट की आवाज़ आ रही है। और उसे ये भी पता है कि वो डिलीवरी बॉय ही था, क्योंकि उसको फ़ोन की भी आवाज़ आती है कि मैडम आपका घर कहाँ है, मैं बिल्डिंग में आ गया हूँ, ये वो करके। बहुत दिन हो जाते हैं और ये सब चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, क्योंकि अपनी नाइट शिफ्ट के वक्त प्रिया को भी भूख लगती है, तो वो भी रात को 2:30 बजे खाना ऑर्डर करती है। 3 बजे के करीब डिलीवरी बॉय का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि मैडम आप कहाँ हो, मैं आपका खाना लेके आपके घर के मतलब गेट के बाहर खड़ा हूँ। तो प्रिया अपने गेट के बाहर देखती है तो कोई भी नहीं होता। तो वो गेट खोल के थोड़ा झांकती है तो उन्हें देखता है कि डिलीवरी बॉय 201 मकान के गेट के बाहर खड़ा है और वहाँ पे मतलब उसने कॉल वॉल कर रखा है और ये सब। अब इस पॉइंट पे प्रिया को लगता है क्योंकि वो फ़ोन पे तो बात कर ही नहीं है, तो वो डिलीवरी बॉय को बता देगी कि आप दूसरी डायरेक्शन में हो, आप दूसरी जगह आ जाओ। पर फ़ोन के सारे सिग्नल चले जाते हैं और उनका जो फ़ोन होता है डिलीवरी बॉय के साथ वो कट जाता है। अब उनको अपने सामने सामने डिलीवरी बॉय दिख तो रहा है, पर अब उसे कैसे बुलाएं? वो चीखती हैं, वो उनका नाम बुलाती हैं, वो गेट बजाती है, पर फिर भी डिलीवरी बॉय उनकी तरफ देख ही नहीं रहा होता। तो प्रिया क्या करती है, अपना खाना लेने के लिए या डिलीवरी बॉय को या उन घर वालों को बॉदर ना करने के लिए खाना लेने के लिए अपने घर पे कुंडी मारती है और 201 की तरफ चलने लग जाती है। जैसे जैसे वो 201 की तरफ चल रही है, उनको दिख रहा है कि डिलीवरी बॉय उनकी आंखों के सामने से फेड होता जा रहा है। जितना वो पास जा रही है उन्हें डिलीवरी बॉय कम कम दिखता जा रहा है और ये देखिए वो बहुत ज़्यादा स्पूक आउट हो जाती है और भागते भागते अपने घर पे जाती है, घर खोलती है और घर में लॉक करके एकदम मतलब सांस लेती है। वो डर जाती है पूरी तरीके से कि आपके सामने से कैसे कोई इंसान गायब हो सकता है। थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा रिलैक्स होती है, वो अपने फ़ोन में देखती हैं और तब उनको अपनी एप्लीकेशन में जहाँ से उन्होंने खाना ऑर्डर कर रखा होता है दिखता है कि अभी भी खाना आने में 10 मिनट थे। वो अपनी फ़ोन रिकॉर्ड में जाके देखती है, उनकी फ़ोन रिकॉर्ड में भी कोई कॉल्स नहीं होते। ये जो प्रिया की कहानी मैं आपको सुना रही थी, ये वही कहानी है जो प्राजक्ता ने अपने हॉरर कंपटीशन के लिए लिखी थी। मगर एक, ये कहानी पूरी नहीं है और दूसरा, ये कहानी प्राजक्ता ने लिखी ही नहीं है। क्योंकि अगर आप प्राजक्ता की बात सुने तो प्राजक्ता ने ये कहानी लिखने का आइडिया तो सोचा था और लिखना चालू भी करा था, पर उनका एक प्रोसेस था कि वो कुछ भी लिखते समय ना इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनती थी। और क्योंकि इस बार भी वो ऐसे ही कोई म्यूजिक सुन रही थी तो उनको बहुत जल्दी नींद आने लग जाती है और वो कहानी के सिर्फ 4-5 लाइन लिख के ही सो जाती है। पर जब वो अगले दिन सुबह उठती हैं तो वो कहानी के 4 पन्ने लिखे हुए होते हैं और उन 4 पन्नों में वही लिखा हुआ होता है जो मैंने अभी आपको सुनाया। पहले तो शौक में आके प्राजक्ता उन 4 पन्नों को पढ़ती है, पर क्योंकि प्राजक्ता को वो कहानी बहुत पसंद आती है इसलिए ना तो वो उसे डिलीट करती है और ना ही इस बात पे ज़्यादा शक करती है। उन्हें लगता है कि शायद वो किसी ट्रांस में चली गई थी जहाँ पे वो बहुत डेडिकेटेड होकर लिख रही थी एंड मे बी इसलिए वो भूल गई या उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने 4 लाइन्स नहीं बल्कि 4 पन्ने लिखे थे। प्राजक्ता इस कंपटीशन को इतना ज़्यादा जीतना चाहती थी कि वो इस पॉइंट पे अपने मन में सब कुछ ही जस्टिफाई किए जा रही थी। न जाने क्यों, पर इस दिन जब प्राजक्ता उठी और उन्होंने वो 4 पन्ने देखे, वो पूरे दिन बहुत लेथार्जिक फील कर रही होती है और वो काम करने के लिए बहुत बार बैठती हैं, पर बार बार उन्हें नींद आ जाती है। अब क्योंकि जो उनके कंपटीशन की जो फॉर्म सबमिट करने की, जो स्टोरी सबमिट करने का टाइम होता है वो बहुत पास आ रहा था, तो प्राजक्ता सोचती है कि अब वो रात को ही काम कर लेंगी क्योंकि अब 3-4 ही दिन बचे थे। प्राजक्ता रात को काम करने बैठती है और वो सोच ही रही होती है कि वो आगे क्या लिखे। इतने में ही बहुत टाइम निकल जाता है। कभी वो फ़ोन पे रील स्क्रॉल करने लग जाती हैं, कभी वो गाने सुनने लग जाती हैं। रात के 3 बज जाते हैं पर प्राजक्ता ने एक लाइन भी नहीं लिखी होती। वो बार बार बस यही सोची थी कि इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाएं कि तभी प्राजक्ता के घर पे घंटी बजती है। अब जो प्राजक्ता का घर होता है ना, उसके घर में 2 गेट्स होते हैं। एक तो जो जाली वाला गेट होता है और दूसरा जो एक लक्कड़ का एकदम हार्ड वुड गेट होता है। रात के ऑलमोस्ट 3 बजे थे पर फिर भी प्राजक्ता को गेट खोलते हुए, जो उन्होंने जो लकड़ी का गेट होता है वो खोलते हुए बिल्कुल भी कुछ भी सोचा नहीं, बिकॉज ऐसा पहली बार नहीं था कि कोई डिलीवरी बॉय उनके घर पे लेट नाइट को गेट बजा रहा था या कोई भी इंसान आते जाते वक्त गेट के या घर के नंबर्स में कंफ्यूज हो गया था। तो प्राजक्ता अपना वो लकड़ी वाला गेट खोलती है और देखते हैं कि सामने एक डिलीवरी बॉय है। वो पूछती हैं कि क्या हुआ भैया बताओ। तो डिलीवरी बॉय बोलते हैं कि मैं आपका खाना डिलीवर करने आया हूँ, मैडम गेट खोल लो। प्राजक्ता बोलती है कि आप ना ढंग से देखो हाउस नंबर, क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर नहीं करा। डिलीवरी बॉय 2 सेकंड के लिए अपने फ़ोन में देखता है और वो बोलता है क्या यही 201 नंबर है। तो प्राजक्ता बोलती है नहीं, ये 102 घर नंबर है। तो प्राजक्ता बोलती है नहीं, ये 102 है और 201 आपको 2nd फ्लोर पे मिलेगा, इसी जगह पे पर ऊपर की साइड 2nd फ्लोर पे।
डिलीवरी बॉय प्राजक्ता से सॉरी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब प्राजक्ता दोबारा से कहानी लिखने लग जाती है, पर उन्हें वो कहानी समझ ही नहीं आती। वो अपना लैपटॉप बंद करके सोने चली जाती है और सोचती है कि वो अगले दिन सुबह में लिख लेंगी। सुबह भी प्राजक्ता के साथ ऐसा ही होता है। वो कई बार लैपटॉप खोल के कहानी लिखने की कोशिश कर ही रही होती है, पर उनके दिमाग में कोई बात ही नहीं आती। फिर से वो सोचती है कि वो रात को कंप्लीट करेंगी और रेस्ट करने लग जाती है। इस बार रात को प्राजक्ता थोड़ी सी कहानी लिख भी लेती है, पर वो कहानी वैसी नहीं होती जो अब तक उन्होंने उन 4 पन्नों में पढ़ी होती है। तो वो बार बार उसे डिलीट कर रही हैं, लिख रही हैं, डिलीट कर रही हैं। इतने में उन्हें भूख लग जाती है और वो सोचती हैं कि वो घर पे खाना ऑर्डर करेंगी। ऑलमोस्ट 1:30-2 बजे की बात होती है और प्राजक्ता खाना ऑर्डर करती हैं। आधे घंटे में उन्हें कॉल आता है कि आपका खाना लेके मैं आ चुका हूँ मैडम, आप कहाँ हो, आप खाना ले लो, मैं आपके घर के गेट के बाहर खड़ा हूँ। प्राजक्ता फिर से अपने घर का लकड़ी का गेट खोलती हैं और इस बार उनके घर के बाहर कोई नहीं होता। प्राजक्ता फोन पे डिलीवरी बॉय से बात ही कर रही होती है कि इतने में ही उनका नेटवर्क चले जाते हैं और वो बार बार हेलो 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 बोल रही होती है, पर सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। पर उनको अपनी ही बिल्डिंग के, अपना ही जो लॉबी एरिया होता है बिल्डिंग में, उसमें सुनाई दे रहा होता है कि शायद किसी के बात करने की आवाज़ दूसरे शोर से आ रही है। प्राजक्ता अपना जाली वाला गेट भी खोलती है और थोड़ा झांक के देखती हैं और उनको दिखता है कि डिलीवरी बॉय दूसरे घर पे, जो कि एकदम कोने में था, वहां जाके गेट बजा रहा था। प्राजक्ता अपने घर से निकल के जोर जोर से डिलीवरी बॉय को बोलने लग जाती है, हेलो भैया इधर आओ, मैं यहाँ हूँ, आप गलत घर पे हो। पर डिलीवरी बॉय को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। अब प्राजक्ता खाना लेने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पेट था, वो ज़्यादा सोच नहीं रही थी, घर पे कुंडी मारती है और आगे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे प्राजक्ता आगे बढ़ती है, उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये वैसे ही हो रहा है जैसे उन्होंने उस कहानी में पढ़ा था। वो बिना अपना खाना लिए पीछे मुड़ती हैं और अपने घर की तरफ भागने लग जाती हैं, पर घर में घुसने से पहले वो वापस से उस तरफ देखती है जहाँ डिलीवरी बॉय होता है और वहाँ कोई खड़ा नहीं होता। वो घर आके जल्दबाजी में गेट लॉक करती हैं, लक्कड़ वाला गेट बंद करती हैं और अपने फ़ोन में देखती हैं और अभी भी उनके खाने को आने में 15 मिनट होते हैं और उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स भी खाली होते हैं। अब प्राजक्ता बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि जो जो उन्होंने उन 4 पन्नों में लिखा था एग्जैक्टली वही अब प्राजक्ता के साथ हो रहा है। एंड अपेरेंटली वो 4 पन्ने भी प्राजक्ता ने ही लिखे थे। प्राजक्ता इतना ज़्यादा डर जाती हैं कि वो अपने घर पे ताला वाला मार के, अपना लैपटॉप बंद करके, दूर कमरे में रख के, दूसरे कमरे में रख के, उससे लॉक करके अपने रूम में सोने की कोशिश करती हैं, या मतलब सुबह होने का वेट करती हैं, क्योंकि वो सो तो पा नहीं रही होती। अपेरेंटली सुबह हो जाती है, प्राजक्ता थोड़ा थोड़ा नींद में आ जाती है और उसको लगता है कि इतना भी बड़ा कुछ नहीं हुआ जितना वो सोच रही थी। एंड हो सकता है कि ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो और डिलीवरी बॉय चला गया हो, या वो नींद में हो, या व्हाटएवर। वो अभी भी अपने दिमाग में इन सब चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। अब क्योंकि जो सबमिशन की डेट थी वो बहुत पास आ गई थी और प्राजक्ता को एनी हाउ वो जीतना तो था ही, तो वो प्राजक्ता सुबह सुबह काम करने लगती है। पर जैसे ही वो अपना लैपटॉप खोलती है और डॉक्स में उस जगह पे जाती है जहाँ पे वो कहानी लिख रही थी, वो देखती है कि उस डॉक में कहानी के 4 पन्ने और ऐड हो गए थे। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये वो कहानी है जो उन 4 पन्नों में लिखी थी जो अब नए ऐड हुए थे। प्रिया जैसे ही भागते भागते अपने घर जाती है और देखती है कि डिलीवरी बॉय तो आया ही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करती है और पूछती है कि क्या ऐसे किसी डिलीवरी बॉय ने एंट्री करी थी कि नहीं, या आपने किसी को आते देखा था कि नहीं। सारे सिक्योरिटी गार्ड इस बात को मना कर देते हैं। थोड़े देर में डिलीवरी, जो रियल डिलीवरी होती है, वो भी आती है प्रिया के घर पे, पर प्रिया उसको लेने से मना कर देती है। एंड क्योंकि वो एनीवेज पेड होता है तो डिलीवरी बॉय बिना खाना दिए खाना लेके ही चले जाता है। प्रिया इस इंसिडेंट से इतना ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि अपेरेंटली वो अकेले रहती थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान उनके सामने से गायब हो गया हो। तो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो अपने घर पे अपने दोस्तों को बुला लेती है सुबह होते ही, और सुबह होते ही उसके घर पे 3-4 लोग भी आ जाते हैं। वो उस दिन भी, जिस दिन वो लोग आते ही आते हैं, रात को भी वहीं पर रुकते हैं और इस रात को कोई भी दिक्कत नहीं होती, ना कोई डिलीवरी बॉय आता है, ना कोई परेशानी होती है, एंड सब कुछ काफ़ी स्मूथली जा रहा होता है। नेक्स्ट डे सब लोग अपने वापस चले जाते हैं, क्योंकि सबकी जॉब होती है, सबकी अपनी लाइफ होती है, वो ज़्यादा नहीं रुक सकते किसी के घर पे, या व्हाटएवर द रीज़न वाज, सब धीरे धीरे करके अपने घर चले जाते हैं। एंड प्रिया भी इस हादसे के बारे में भूल जाती है। रात को, क्योंकि उनकी शिफ्ट रात को ही होती है, तो रात को वो 7-8 बजे जिस टाइम पे वो लॉग इन करती हैं और वो अपना काम कर रही होती है, कि दोबारा से रात के 3 बजे एग्जैक्टली उसी तरीके से उनके घर पे घंटी बजती है। और इस बात भी जब वो इंटरकॉम में देखती है तो एक डिलीवरी बॉय ही होता है। इस बार वो गार्ड को कॉल कर लेती है और जल्दी से गार्ड को ऊपर बुलाती है कि भैया आप जल्दी से ऊपर आ जाओ, कोई खड़ा है। पर जब तक गार्ड नहीं आ रहा होता है, या जब तक वो कॉल कर रही होती है, डिलीवरी बॉय ज़ोर ज़ोर से बार बार लगातार घंटी बजाने लगता है, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। और प्रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है।
प्रिया गार्ड पे चिल्ला रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि कोई अनजान आदमी उनके घर पे रात के 3 बजे इतनी ज़ोर ज़ोर से बेल बजा रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा। और प्रिया गार्ड्स पे चिल्ला रही है कि आप क्या कर रहे हो, जल्दी आओ, क्या ये मुझे मार जाएगा, ये है वो है। 2 मिनट के अंदर अंदर जब तक प्रिया इंटरकॉम में देख ही रही होती है, गार्ड्स आ जाते हैं। और जब गार्ड्स आते हैं, थोड़ी सी हलचल होती है, प्रिया का ध्यान फ़ोन पे जाता है। इतने में वो देखती हैं कि वो डिलीवरी बॉय उनकी नज़रों के सामने से फिर गायब हो गया था। गार्ड्स भागते भागते प्रिया के गेट पे आते और उनसे पूछते हैं कि कहाँ है डिलीवरी वाला, तो प्रिया के पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। प्रिया बस इतना कहती थी कि डिलीवरी वाला आपको आते सुन भाग गया। प्रिया गार्ड्स को कह के सीसीटीवी फुटेज भी चेक कराती हैं, पर उस सीसीटीवी फुटेज में किसी के भी आने के कोई निशान नहीं होते। अब यहाँ पे गार्ड्स प्रिया को अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं कि अगर कोई आया ही नहीं तो प्रिया किस चीज़ के लिए उन पर चिल्ला रही थी। अब क्योंकि ऑफ कोर्स प्रिया उन्हें समझा नहीं सकती, क्योंकि ज़्यादा बोलेगी तो गार्ड्स उसे ही पागल समझेंगे, तो इसलिए प्रिया इस बात के लिए सॉरी बोल के अपने घर चली जाती है। और जब वो घर पे जाती हैं, उनको अपने घर के अंदर वही डिलीवरी बॉय दिखता है। बस फ़र्क इतना होता है कि वो डिलीवरी बॉय कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की होती है और उसकी शक्ल बिल्कुल प्रिया से मिल रही होती है। ये वो स्टोरी है जो प्राजक्ता के लैपटॉप में अब 4 पन्नों में आ चुकी होती है, मगर प्राजक्ता ने तो ये कहानी लिखी नहीं होती क्योंकि उन्होंने तो लैपटॉप बंद कर रखा था और वो तो सो रही थी। प्राजक्ता ये स्टोरी पढ़ के बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि अब तक जो भी वो स्टोरी होती है वो एग्जैक्टली वैसे ही जा रही होती है जैसे उनके साथ कल हुआ था। और अब उन्हें डर होता है कि कहीं जो आगे आने वाली स्टोरी है भी उनके साथ हो गई तो उनकी तो जान पे बात बनाएगी। अब प्राजक्ता सब चीज़ का सेंस बनाने लग जाती है कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उनको एक ही चीज़ समझ आती है, जो उन्होंने रिचुअल करा था घोस्ट कम्युनिकेशन करने के लिए, स्पिरिट से बात करने के लिए, हो सकता है ये सब उससे कनेक्टेड हो। तो उस रात को वो दोबारा सोचती हैं कि वो स्पिरिट कम्युनिकेशन करेगी बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने पहले करी थी, और स्पिरिट से ये सवाल पूछेंगी कि क्या ये सब वही कर रहे हैं। ये जो स्पिरिट कम्युनिकेशन का रिचुअल तरीका जो भी प्राजक्ता ने देखा था वो रात के 3 बजे ही हो सकता था, और रात के 12 बजे से ही बार बार प्राजक्ता को ऐसा आवाज़ आ रही थी कि उनके घर पे कोई बेल बजा रहा हो, पर डर की वजह से प्राजक्ता घर खोल ही नहीं रही होती क्योंकि अपेरेंटली प्रिया की तरह प्राजक्ता भी अपने घर पे अकेली रहती थी। 3 बजते ही प्राजक्ता वही रिचुअल करने लग जाती है जो उन्होंने पहले दिन करा था, पहली रात को करा था स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए। इस बार भी वो अपने सामने पेंटागन शेप में कैंडल्स रखती हैं, उन्हें जलाती हैं और वही चैंट 13 बार करने लग जाती है। पर फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अब जब वो 10वीं बार के आगे चैंटिंग आगे बढ़ाती है, उन्हें घर पे बेल सुनाई देने लग जाती है, और वो बेल इतनी ज़ोर ज़ोर से इतनी जल्दी जल्दी बज रही होती है कि प्राजक्ता डर के मारे आंखें खोल लेती है और प्राजक्ता को अपने सामने एक औरत दिखती है जो बिल्कुल उनके जैसी दिख रही होती है। इस स्टोरी की जो सबसे ज़्यादा वियर्ड बात है ना, वो तो अब तक आई ही नहीं है, वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। प्राजक्ता की लिखी गई स्टोरी उस हॉरर कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीतती है, मगर प्राजक्ता ने वो स्टोरी सेंड ही नहीं करी होती क्योंकि प्राजक्ता तो अपने घर पे उसी रात को मर जाती हैं जब वो स्पिरिट कम्युनिकेशन करने की ट्राई कर रही थी। और ये बात तब पता चलती है कि जब उनकी स्टोरी जीत जाती है और उन्हें इंटर्नशिप के लिए कॉल आते हैं, और जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करती तो दूसरे नंबर पे कॉल किया जाता है जो प्राजक्ता की मदर का होता है। जब उनकी मदर को पता चलता है कि उनकी बेटी का सपना पूरा हो गया है, वो अपनी बेटी से मिलने जाते हैं, पर उनके घर पे उन्हें बस अपनी बेटी की लाश मिलती है। ऑटोप्सी में पता चलता है कि प्राजक्ता की मौत तो 13 तारीख को ही हो गई थी और स्टोरी सबमिट करने की डेट, लास्ट सबमिशन डेट 15 तारीख की थी, और प्राजक्ता की स्टोरी 15 तारीख को ही सबमिट की गई थी। तो स्टोरी किसने सबमिट करी, क्योंकि प्राजक्ता तो मर चुकी थी। इस स्टोरी को लिखने वाले, इस स्टोरी को जब मैंने रेडिट पे पढ़ा तो स्टोरी का टाइटल ही यही था, द ऑथर हु रोट हर फ्यूचर। इस स्टोरी ने ना मेरे भी रोंगटे खड़े कर दिए थे, बिकॉज अपेरेंटली मैं भी एक ऑथर हूँ, मैं भी भूतों की कहानी लिखती हूँ और मैं भी रातों को काम करके बहुत ज़्यादा बार ग्रोसरीज या खाना रात में ऑर्डर करती हूँ। सो आई एम जस्ट होपिंग कि प्राजक्ता की, प्रिया की स्टोरी दोबारा से रिपीट ना हो। बट अगर आपको ऐसी स्पूकी स्टोरीज पसंद है और अगर आप ऐसे ही हॉरर लेजेंड के बारे में, हॉरर स्टोरीज के बारे में सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।